ऑल ऑफ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं विनायक ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले जो पिछला वीडियो पढ़ाया था वो ब्लड का सामान्य परिचय पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी। उसके बाद में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाई थी। आज मेरा जो चौथा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइबर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करोगे तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हो आगे से आगे। तो आप इस वीडियो को पहुंचाने के बाद में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर आप सब्सक्राइबर करोगे, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपको अच्छा मैटर दे पाऊंगा दोस्तों। तो मैं अब जो वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपके सभी के समझ में आएगा और मेरी शैली है सरल से सरल। मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूं, आपको सरल और इजी नोट्स लिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, वो लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो मैं प्लेटलेट्स की अपन बात करेंगे। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स के उपनाम क्या है वो अपन बात कर रहे हैं। बिंबाणु, इसी को अपन कहते हैं पट्टिकाणु, इसी को अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट वैज्ञानिक नाम है और प्लेटलेट्स का इंग्लिश नेम है, अंग्रेजी नेम है। इससे बना है थ्रोम्बस। क्या बना है इससे? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब ये होता है थक्का या क्लोट, या अपन बता सकते हैं थक्का, ब्लड का थक्का बनाना। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, ये है पूर्ण कोशिका नहीं होती है। तो मित्रों, ये पूर्ण कोशिका नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर केंद्र के नहीं पाया जाता, इसलिए पूर्ण कोशिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन अपना ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि इसका जीवन काल कितना है, प्लेटलेट्स का जीवन काल। तो आप प्लेटलेट्स का जीवन काल बता सकते हैं 5 से 7 दिन, या फिर आपकी जो नई गाइड है, जो 10th की किताब है एनसीईआरटी की, उसमें आपको 10 से 13 डे दे रखा है दोस्तों। 10 से 13 दिन दे रखा है एग्जाम के अंदर, इस बुक के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसकी संख्या कितनी है। संख्या की अगर बात करें तो संख्या होती है इसकी 1.5 से 3 लाख, 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है, भाई इसका निर्माण कहां हुआ, निर्माण स्थल कौन सा है? तो आप निर्माण स्थल की अगर बात करें तो आपको लाल अस्थि बताना, लाल अस्थि मज्जा बताना, लाल अस्थि मज्जा।
और लाल अस्थि मज्जा में एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है मेगा कैरियोसाइट कोशिका के अंदर, मेगा कैरियोसाइट कोशिका के अंदर इसका निर्माण होता है। कोशिका के अंदर इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से, इसका विनाश कहां होता है? प्लेटलेट्स का विनाश की अगर बात करें तो अपना आंसर है या तो पीलिया या फिर आप बता सकते हैं यकृत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये बनता है भाई इसका कार्य क्या होता है? कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य ये होता है रक्त का थक्का बनाना। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, या फिर इसका कार्य होता है रक्त को गाढ़ा बनाना, इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला पॉइंट या अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो एक रोग होता है प्लेटलेट्स के अंदर जिसको आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। रोग बड़ा नाम है थोड़ा, तो आप दोस्तों देख लेना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अगर अपन बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, जो अपनी 1.5 से 3 लाख होनी चाहिए, लेकिन इससे कम हो गई तो आपके एक रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर एक उदाहरण है इसका, उदाहरण है डेंगू बुखार एक सामान्य लक्षण है। डेंगू बुखार एक सामान्य लक्षण है। ये किसका है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। या तो आप डेंगू बुखार बोल दो या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोल दो, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। प्लेटलेट्स की संख्या की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दूसरा रोग आता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इस रोग का नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस की अगर बात करें तो इसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो गई तो एक रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो एक रोग होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। देखो इसमें ये डेंगू बुखार या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग क्यों होता है? जैसे अगर प्लेटलेट्स की अगर शरीर में संख्या अगर ज्यादा हो गई तो अपना जो ब्लड है वो क्या होगा? कम बहेगा ब्लड में, कम बहेगा तो अपने को कैल्शियम और जो भी मिनरल्स वगैरह है, जो कैल्शियम वगैरह है, मिनरल्स है, वो अपने को अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो गई तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड भी कम दाब के साथ बहेगा। अगर कम दाब के साथ बहेगा, अगर अधिक दाब के साथ बहेगा, भाई प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो रक्त क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा और उससे अपना रक्त है अधिक दाब के साथ बहेगा, जिससे अपने को क्या होता है? डेंगू बुखार के अंदर अपने दर्द हो जाती है, तनाव हो जाता है, थकान हो जाती है, जबर हो जाती है, ऐसे लक्षण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 रोग है, अपूर्ण जो भी है मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ इनके बारे में। प्लेटलेट्स का जो उपनाम है बिंबाणु, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। ये पूर्ण कोशिका नहीं होती है, इसका जीवन काल 5 से 7 दिन का या 10 से 13 दिन का
होता है। संख्या इसकी 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। निर्माण लाल अस्थिमज्जा या मेगा के कैरियोसाइट कोशिका के अंदर होता है। विनाश पीलिया या फिर यकृत बताना है। कार्य इसका ये होता है कि रक्त का थक्का बनाना या रक्त को गाढ़ा बनाना। या फिर अपन बता सकते हैं एक रोग होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। यह एक डेंगू बुखार का एक सामान्य लक्षण है। यह डेंगू बुखार का एक सामान्य लक्षण है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अब अपन आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट अपना है रक्त बैंक। रक्त बैंक को अपन बोलते हैं ब्लड बैंक। देखो दोस्तों, रक्त बैंक क्या होता है? रक्त बैंक वह स्थान जहां रक्त को आदान प्रदान करने के लिए रक्त को संग्रह किया जाता है। वह स्थान जहां रक्त को आदान प्रदान के लिए रक्त को संग्रह किया जाता है। अब रक्त बैंक के अंदर कितना इसका सेंटीग्रेड तापमान कितना होना चाहिए, कितने दिन तक आप रख सकते हैं? पहला पॉइंट ये है, इसका ये क्वेश्चन बनता है रक्त का संग्रह अपन 4 सेंटीग्रेड ताप पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट अपना ये बनता है रक्त का संग्रह आप कितने दिन तक कर सकते हो? रक्त का संग्रह 21 दिन तक कर सकते हो आप। कितने दिन तक? 21 दिन तक। अगला क्वेश्चन अपना ये बनता है, जो पीलिया होता है, पीलिया को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये पीलिया कहां स्थित होता है? पीलिया आमाशय के पास स्थित होता है। कहां स्थित होता है? आमाशय के पास स्थित होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भाई रक्त बैंक के अंदर अगर रक्त इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको जमने से रोकने के लिए अपने को कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाने होते हैं। ब्लड बैंक में जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं वो अपन बात करें। भाई ब्लड को ब्लड बैंक में जमने से रोकने के लिए पहला अपन मिलाते हैं ADTA। ये कुछ रासायनिक पदार्थ है, इसको बोलते हैं अपन एथिलीन। डी का मतलब डाई एमीन, टी का मतलब टेट्रा, एक का मतलब एसिड, इसका पूरा नाम है। दूसरा अपन मिलाते हैं सोडियम ऑक्सलेट। चौथा आप मिला सकते हैं सोडियम बेंजोइट। और आप बता सकते हैं चौथा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट।
तो ये अपन रासायनिक पदार्थ मिला सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। रक्त बैंक या ब्लड बैंक, रक्त का संग्रह कितनी सेंटीग्रेड ताप पे करते हैं? 4 सेंटीग्रेड ताप पे। रक्त का संग्रह कितने दिन से कर सकते हैं? 21 दिनों तक। पिलिया को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि पिलिया को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि शरीर का रक्त बैंक कौन है? पिलिया। पिलिया कहाँ स्थित होता है? आमाशय के पास स्थित होता है। और ब्लड को ब्लड बैंक में जमने से रोकने के लिए अपने को कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, EDTA, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम बेंजोएट और कैल्शियम ऑक्सलेट। ये रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे अपना ब्लड नहीं रुकता है, क्योंकि कैल्शियम को बांध के रखता है, इसलिए अपना ब्लड बैंक के अंदर नहीं जमता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। रक्तदाब। रक्तदाब को दोस्तों अपन बोलते हैं बीपी, या तो इसको आप बीपी बता सकते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से रक्तदाब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रक्तदाब की अगर अपन बात करें तो रक्तदाब क्या होता है? रक्त नलिकाओं में या वाहिनियों के अंदर रक्त बहते समय दीवारों पर लगने वाला पार्श्व दाब को अपन रक्तदाब कहते हैं, क्योंकि रक्त नलिकाओं में रक्त बहते समय दीवारों पर लगने वाले पार्श्व दाब को रक्तदाब कहते हैं। जैसे हृदय क्या करता है? पंपिंग का काम करता है, तो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त बहता है और वो दीवारों पर एक पार्श्व दाब लगता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को सर्वप्रथम किसने मापन किया था? रक्तदाब को सर्वप्रथम मापन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अपन उसका जो भी है, रक्तदाब को सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम अपन बता सकते हैं हेल्स ने किया था। घोड़े की कैरोटिड धमनी में किया था। और अगर अपन बात करें तो घोड़े की कैरोटिड धमनी में किया था। तो रक्तदाब को सर्वप्रथम मापने के लिए स्टीफन हेल्स ने किसमें किया? घोड़े में। और घोड़े की कौन सी धमनी? कैरोटिड धमनी में। कौन सी धमनी में? कैरोटिड धमनी। ये कैरोटिड धमनी कहाँ होती है? ये बाईं तरफ स्थित होती है, बाईं भुजा के अंदर, जिससे अपन क्या नापते हैं? रक्तदाब नापते हैं। कैरोटिड धमनी में नापते हैं। रक्तदाब को सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने किस में नापा? सर्वप्रथम घोड़े में। और कौन सी धमनी में? कैरोटिड धमनी में। कहाँ स्थित होती है? बाएं भुजा में। उसको नापते हैं। अगला पॉइंट ये है, रक्तदाब को एक यंत्र होता है स्पिग्नोमीटर, यंत्र से नापते हैं। यंत्र से नापते हैं, स्पिगोमीटर यंत्र से नापते हैं। इस यंत्र को कहां से नापते हैं? ब्रेकियल धमनी से। ब्रेकियल धमनी में नापते हैं इसको। अब बात करते हैं, और स्पिगोमेनोमीटर की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे, रिवा और रोकी ने किया था। और अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो अब इसमें रक्तदाब को निम्न तरीके से प्रस्तुत करते हैं। रक्तदाब को
तरीके से अपन इसको प्रस्तुत करते हैं। देखो दोस्तों, बीपी बराबर एसपी बटा डीपी। एसपी का पूरा नाम है सिस्टोलिक प्रेशर और इसका पूरा नाम है डायस्टोलिक प्रेशर। इसको अपन नापते हैं, नापने की इकाई होती है मिलीमीटर ऑफ पारा में। एसजी मर्क्यूरी इसका साइन होता है, और कितने यूनिट ब्लड में? 1 यूनिट ब्लड में इसको नापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब निम्नलिखित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब निम्नलिखित होता है। कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब? देखो, एसपी का मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको अपन बोलते हैं संकुचन दाब, और इसको डीपी को डायस्टोलिक को बोलते हैं अपन शीतलीन दाब। बीपी बराबर एसपी कितना होता है नॉर्मल अपना? 120 बटा डीपी कितना होता है? 80 मिलीमीटर ऑफ पारा में, और 1 यूनिट प्रेशर में नापते हैं। प्रेशर। अब अपन अगला क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम की दृष्टि से? रक्तदाब अधिक होना, रक्तदाब अधिक होना उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तदाब, और रक्तदाब का कम होना उसको अपन बोलते हैं, रक्तदाब को कम होना उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है निम्न रक्तदाब। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं। रक्तदाब बीपी बोलते हैं। बीपी का पूरा नाम है ब्लड प्रेशर। रक्तदाब को सर्वप्रथम नापने वाला जो वैज्ञानिक था स्टीफन हेल्स में। पहले किसमें नापा? घोड़े में। घोड़े की कौन सी धमनी में? कैरोटिड धमनी। और कैरोटिड धमनी कहाँ स्थित होती है? बाई भुजा में स्थित होती है। रक्तदाब को कौन सी यंत्र से नापते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। स्पिग्नोमीटर यंत्र से। और कौन सी धमनी में नापते हैं? ब्रेकियल धमनी में नापते हैं इसको। रक्तदाब को निम्न तरीके से अपन प्रस्तुत करते हैं। बीपी बराबर एसपी बटा डीपी। एसपी का पूरा नाम है सिस्टोलिक प्रेशर, और डीपी का नाम है डायस्टोलिक प्रेशर। इसको बोलते हैं संकुचन दाब, इसको बोलते हैं अनुशीतलीन दाब। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, ये ऊपर का दाब होता है, ये नीचे का दाब होता है, और ये कुछ समय के लिए दाब होता है सिस्टोलिक, कुछ समय के लिए क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। तो अपन बता सकते हैं, और इसको अपन मिलीमीटर ऑफ पारा में नापते हैं, और 1 यूनिट प्रेशर में नापते हैं, ओनली 1 यूनिट ब्लड में। और स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब निम्नलिखित होता है। बीपी बराबर 120 बटा 80 मिलीमीटर ऑफ पारा में 1 यूनिट प्रेशर में नापते हैं। रक्तदाब का अधिक होना उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। रक्तदाब का अगर कम हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब होता है उच्च रक्तदाब, और हाइपो का मतलब होता है निम्न रक्तदाब। अब रक्तदाब को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आप मान लो व्यायाम, आप मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो आपका रक्तदाब बढ़ेगा, ये एक प्रभावित कारक है रक्तदाब का। अगर पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं का रक्तदाब क्या होता है? अधिक होता है। अगर आप व्यायाम करें तो व्यायाम करते समय भी रक्तदाब आपका अधिक होता है, और अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भी रक्तदाब बढ़ेगा। सोते समय आपका रक्तदाब क्या होगा? कम होगा।
अगर आप खड़े हैं तो रक्तदाब अधिक होगा, अगर आप लेटे हुए हैं तो रक्तदाब क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। रक्तदाब को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, मानसिक तनाव के साथ रक्तदाब बढ़ता है। अगर आप व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, अगर आप खड़े स्थिति में हैं तो भी आपका रक्तदाब बढ़ेगा। अगर आप सो रहे हैं तो आपका रक्तदाब कम होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का रक्तदाब क्या होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो है। अगला वीडियो नेक्स्ट में आपके लिए लेके आऊंगा ब्लड ग्रुप। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में किसी प्रकार की त्रुटि है या कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही, आपको नमस्कार।